पार्लियामेंट संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार की वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में बताया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। 1954 में राज्य परिषद व जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा को शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जिसको दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी बोलते हैं, जबकि लोकसभा निचला सदन है, इसको पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी बोलते हैं। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट, इसको ऊपरी सदन बोलते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। दोनों सदनों की संरचना। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में अधिकतम संख्या होती है 250। इनमें से 238 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करे जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करे जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 4 संघ राज्य क्षेत्रों का, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करे जाते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों का संघ व राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन करा गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर करा जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सांसद आते हैं, तो त्रिपुरा से 1 सदस्य आता है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर का होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं होता। संघ राज्य व क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। सिर्फ 3 यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में आते हैं। नामित या नामित निर्देशीय सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित कर सकता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों से संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित करी गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करे जाते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। लोकसभा की चुनाव प्रणाली। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक साथ हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच, उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन के क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधि में एकरूपता हो। जनसंख्या से आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। संसद ने 1952, 1962, 1972 और 2002 को परिसीमन आयोग अधिनियम लागू करे थे।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। अब इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी भी धर्म विशेष की प्रतिनिधि पद्धति का त्याग करा गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित करी गई हैं। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यह अल्पसंख्यकों यानी कि छोटे समूहों के प्रतिनिधियों को असुरक्षित नहीं करता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती। यह मतदाताओं व प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। दोनों सदनों की अवधि। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित करी गई थी। ये एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित भी हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं करी थी, इसे संसद पर छोड़ दिया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। लोकसभा की अवधि। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय से विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं करा जा सकता। संसद की सदस्यता अर्हताएँ। संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ निर्धारित करी हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अपनी शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। आरपीए 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएँ भी निर्धारित करी हैं। जैसे उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के निर्णय को वैध ठहराया। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। निर्हरताएँ। कोई लाभ का पद धारण करता है, जैसे संसद द्वारा तय कोई पद मंत्री पद को छोड़कर, यदि वह विकृत चित्त का है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है, यदि वह घोषित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, तो यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। संसद ने आरपीए एक्ट 1951 में निम्नलिखित निर्हरताएँ भी निर्धारित करी हैं। वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी
करार न दिया गया हो, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा न हुई हो, वो निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो, उसे सरकारी ठेका, काम या सेवा में कोई दिलचस्पी न हो। किसी सदस्य में उपरोक्त निर्भरताएं संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है इसमें। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसके तहत कार्य करना चाहिए। दल बदल के आधार पर निर्भरता, अगर उसने 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया है तो अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करी जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना, दोहरी सदस्यता, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना पड़ेगा, अन्यथा उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, अन्यथा दोनों सीट समाप्त हो जाएंगी। निर्भरता, पदत्याग, अनुपस्थिति, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन पद रिक्त हो जाता है उसका। अन्य रिक्तियां, जैसे यदि उसने सदन का द्वारा निष्कासित कर दिया जाए उसे, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेना होता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञा में संसद सदस्य ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता सक्षुण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता। 500 रुपये जुर्माने भरना होगा अगर बैठता है तो वो। वेतन और भत्ते, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। 1954 में संसद ने सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। 2018 में सदस्यों का वेतन 1 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया। चुनाव क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 कर दिया। कार्यकाल खर्च 60,000 रुपये प्रतिमाह। आवासन के लिए दैनिक भत्ता 2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। वह भारत के संचित निधि पर आधारित है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को जो न्यायिक भत्ता मिलता है वह राज्य मंत्री को दे के बराबर होता है, 1,000 रुपये प्रतिमाह होता है। संसद के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त करा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन एवं पदावधि, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है राष्ट्रपति।
आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में इससे भी पहले समाप्त हो जाता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख पद त्याग कर दे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटा दें। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। भूमिका, शक्ति व कार्य। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है। सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। वह उसका प्राथमिक कर्तव्य है और उसका निर्णय अंतिम होता है। संसदीय पूर्वावधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है वो। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है, 1/10। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है वो, परंतु बराबरी की स्थिति में वो मत दे सकता है। इसको निर्णायक मत बोलते हैं। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसका निर्णय अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के उपबंधों के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष भी होता है। स्वतंत्रता व निष्पक्षता। वह सदन के जीवनकाल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत यानी कि 2/3 मेजोरिटी द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वरीयता की सूची में उसका स्थान काफी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता। लोकसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। कौन? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है वह पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत देता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा।
हालांकि उसे सदन में उपस्थित होने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते पाने का हकदार है, जो भारत की संचित निधि पर दिए होता है। 11वीं लोकसभा से इस बात पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल यानी घटक का होगा, उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का होगा। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ था। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष नियुक्त करा था। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। जीवी मावलंकर व अनंत संयनम आयंगर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया गया था। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। यहाँ यह बात ध्यानाकर्षण योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त करा है। सामयिक अध्यक्ष। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले अपने पद धारण पर रहता है। इसीलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के रूप में समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक के पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालीन होता है। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकार सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती। पहली है, लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है। सेकंड, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन व भत्ते संसद ही निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद व दुनिया की संसदों के बीच की कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपराष्ट्रपति चुन लेते हैं। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में वह बतौर सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती हैं। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। वह निर्णायक मत दे सकता है। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन व भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन व भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। संसद का सचिवालय। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं, उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है, वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। बात करी जाए संसद के नेता की तो सदन का नेता लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वो मंत्री होता है और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत करा जाता है। यह सदनी कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इसी तरह कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में भी जाना जाता है। ये विपक्ष का नेता संसद के दोनों सदनों में से एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता का दर्जा दिया मिलता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना व वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसीलिए लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली थी। उसके वेतन भत्ते व सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। 1965 में इसी तरह के कार्य करने वाले को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था थी जिसे शैडो कैबिनेट यानी कि छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों का भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। यह शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। वह मंत्री के स्तर पर का होता है जिसे सरकार वेतन देती है। विप यानी सचेतक। यद्यपि सदन के नेता एवं विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है, फिर भी इन्हें सदन के नियम व संसदीय संविधि में क्रम से उल्लिखित करा गया है। विप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है और न ही सदन के नियमों व न ही संसदीय संविधि में करा गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। विप प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना विप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त करा जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दों के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। बात करी जाए संसद के सत्रों के बारे में तो आहूत करना यानी सभा में उपस्थित होने का आदेश। राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है फरवरी से मई, मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान मध्य की समावधि तक होता है। एक सत्र के अत्रावसान व के प्रारंभ होने के मध्य की समावधि को अवकाश बोला जाता है। स्थगन सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर के भोजन के बाद 2 से 6 बजे तक होती है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति के पास होती है। सत्रावसान पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। विघटन सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। जबकि लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे कि विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन्हें लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति है। विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा स्थानांतरित किए गए हों, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन हो समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो, राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित हो, समाप्त नहीं होगा। गणपूर्ति यानी कोरम। कोरम में गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति में सदन से कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होती है। लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। सदन में मतदान। सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वो मतदान कर सकता है। संसद में भाषा। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा की घोषित करी है। संविधान ने, हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदन को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। अनुवाद की व्यवस्था भी होती है। संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी स्वमेव समाप्त हो जाएगी। यह तिथि 1965 थी। वैसे राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी को इस बात का अधिकारी होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी। एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यविधि में भाग ले सकता है। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। लेम डक सत्र का मतलब होता है यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के सदस्य वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाते हैं। संसदीय कार्यवाही के साधन। प्रश्नकाल। प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। इसके लिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अलावा प्राइवेट सदस्यों को भी प्रश्न किए जाने का अधिकार है। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। प्राइवेट सदस्यों के प्रश्नों की सूची हरे, सफ़ेद, हल्के गुलाबी, पीले रंग की छपी होती है ताकि वे एक दूसरे के अलग दिख सकें। शून्यकाल। शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। यह वर्ष 1962 में जारी है। प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाना आदि शामिल होता है। स्थानापन्न प्रस्ताव। यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है।
पूरक प्रस्ताव, यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। सहायता प्रस्ताव, इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल करा जाता है। स्थान लेने वाला प्रस्ताव वाद विवाद के दौरान होता है। संशोधन, यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग के परिवर्तित या स्थान देने के लिए करते हैं। कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। सामान्यतया 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती। कंगारू कटौती का मतलब होता है इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस व मतदान होता है। चौथा है गिलोटिन प्रस्ताव। गिलोटिन प्रस्ताव का मतलब होता है जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह किसी मंत्री या संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी मंत्री का ध्यान अवलंबनी लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। ये शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। स्थगन प्रस्ताव, यह किसी अवलंबनी लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश करा जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी लोक महत्व के होते हैं। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं करा जाता। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के विषय को। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। लोकसभा प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों का सहमति जरूरी होती है। विश्वास प्रस्ताव, गठबंधन सरकार यदि परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान करा गया है, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित करा जाता है इसको। यदि यह विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार भी गिर जाती है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है। धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव से के पहले सत्र व वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष व आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों व योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति के संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना होता है। अनियत प्रस्ताव, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रस्ताव को लिए कोई दिन या समय निर्धारित करता है। विलंबकारी प्रस्ताव, किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने अथवा विलंबित करने के लिए प्रस्तुत करा जाता है इसको। औचित्य प्रश्न, यह सामान्यतया विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करती है
औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती। आधे घंटे की बहस यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए होती है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिवस निर्धारित करता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। अल्पकालिक चर्चा इसके इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। एक सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। विशेष उल्लेख यह लोकसभा के नियम 377 के अधीन नोटिस कहा जाता है इसको। संकल्प साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार व दोपहर बाद ठीक में की जा सकती है। सरकारी संकल्प यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है। सांविधिक संकल्प इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण ही हों। युवा संसद यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराता है। युवाओं के मस्तिष्क को अनुसरण एवं संबद्ध तथ्यों के परिचित कराता है। यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों की समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्य की सही जानकारी मिल सके। संसद में विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों में माध्यम से पारित होता है। सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयक साधारण विधेयक वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक को साधारण विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक ये विधेयक वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं, परंतु धन विधेयक से भिन्न होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। संविधान में सभी चारों प्रकार के विधेयकों के संबंध में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया वहित करी गई है। साधारण विधेयक ये 5 चरणों से गुजरता है। प्रथम पाठन साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करा जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदन सदस्य में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। द्वितीय पाठन विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान करा जाता है। विधेयक को प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सेकंड चरण साधारण बहस की अवस्था समिति अवस्था सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। विचार विमर्श की अवस्था तृतीय पाठन इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो ये विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद उसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाठन होता है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए फिर भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति राष्ट्रपति के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है, किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है।
इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का भी प्रयोग करता है। धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि या लोक लेखा में से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा करने या इनके व्यय या केंद्र द्वारा राज्य की विधियों का लेखा परीक्षण। यद्यपि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा: यदि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर की अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय या संसद राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया विहित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत करा जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार ही करे। यदि राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन के वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। दूसरी ओर साधारण विधेयकों के मामले में दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान करी गई है। अंततः जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करा जाता है तो वह इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जा चुकी होती है, तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत हैं और इस पर सहमति भी दे देंगे। वित्त विधेयक। जो वित्तीय मामलों जैसे कि राजस्व या व्यय से संबंधित होता है, वित्त विधेयक कहलाता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किए गए नए प्रकार के कर लगाने, कर में संशोधन आदि संबंधित विषय शामिल होते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं: धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक फर्स्ट अनुच्छेद 117(1), वित्त विधेयक सेकंड अनुच्छेद 117(3). इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते की श्रेणी में आते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आते। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक फर्स्ट तथा सेकंड की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में करी गई है। वित्त विधेयक फर्स्ट। यह वित्त विधेयक फर्स्ट वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामले शामिल होते हैं। दोनों सदनों में पेश किए जाते हैं। ये दोनों सदनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पेश करे जाते हैं, तथापि इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। वित्त विधेयक सेकंड। एक वित्त विधेयक सेकंड में भारत की संचित निधि पर भारत व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख 110 में होता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा न दे। वित्त विधेयक सेकंड को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित करा जा सकता है तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। वित्त विधेयक सेकंड को यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था करी गई है। संविधान द्वारा संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत करी जा सकती है तथा धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में विधेयक को दोनों सदनों के अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है। 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष वह दायित्व निभाता है।
यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित होता है तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाता है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता, क्योंकि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को 3 बार बुलाया गया, जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित हुए थे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। संसद में बजट। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में करा गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक जाता है। बजट में निम्नलिखित शामिल होते हैं: राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन, खर्च का अनुपात, वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण, आने वाले साल के लिए आर्थिक व वित्तीय नीति, कर व्यवस्था योजना व नई परियोजना। 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से समाहित करने का निश्चय करा। इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक बजट यानी कि यूनियन बजट ही है। संवैधानिक उपबंध। संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लिखित हैं। राष्ट्रपति को हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान मांग नहीं की जाएगी। समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में प्रस्तावित नहीं करा जाएगा। इस प्रकार के किसी विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं करा जाएगा। संसद किसी भी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं करा जा सकता। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित करा जा सकता है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह लोकसभा को प्राप्त विशेष सुविधा है। बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्ययों को पृथक दिखाएगा। ये भारत की संचित निधि पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। भारत व्यय। बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं: भारत की संचित निधि पर भारत व्यय एवं भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारत व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है। भारत व्यय की सूची निम्न प्रकार की है: राष्ट्रपति की उपलब्धियां भत्ते, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार, मोचन भार, उधार लेने, ऋण सेवा और ऋण मोचन संबंधित अन्य व्यय, संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय। पारित होने की प्रक्रिया। संसद में बजट निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है: बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समिति द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। बजट का प्रस्तुतिकरण। परंपरा से बजट लोकसभा के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। 2017 में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत करा जाने लगा, 2017 से। साथ ही बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होती जिस दिन उसे प्रस्तुत करा गया है। बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देता है उसे बजट भाषण बोलते हैं। लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, राज्यसभा में इसी के बाद में पेश करा जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती करने का कोई अधिकार नहीं होता। इसमें बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांग, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, एफआरएम एक्ट शामिल होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को भी इसे बजट प्रस्तुत करने के 1-2 दिन पहले प्रस्तुत करा जाता है। यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार करा जाता है, जो कि देश की आर्थिक दशा को दर्शाता है। आम बहस।
साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती रहती है। विभागीय समिति द्वारा जांच। बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान संसद की 24 स्थायी समितियां अनुदान की मांग की विस्तार से पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ रखा जाता है। स्थायी समिति की व्यवस्था 1993 से शुरू करी गई थी। अनुदान मांगों पर मतदान। मांगें मंत्रालयवार प्रस्तुत करी जाती हैं। पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाती है। अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है जो कि राज्यसभा के पास नहीं होती है। यानी अनुदान केवल लोकसभा में हो सकता है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। इस पर दौरान संसद सदस्य द्वारा इस बहस करते हैं। सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिनके 3 प्रकार होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव असहमति को व्यक्त करता है। ये इसमें कहा गया जाता है कि मांग की राशि को 1 रुपये से कम कर दिया जाए। आर्थिक कटौती प्रस्ताव इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी कर दी जाए। यह अनावश्यक विषय से संबंधित नहीं होने चाहिए। एक कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात में है कि अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर है। उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कायम रखने के लिए सरकार के कार्यकलापों की जांच करना। इन्हें पास नहीं किया जा सकता। केवल कुछ हद तक सरकार पर अंकुश लगाते हैं ये। विनियोग विधेयक का पारित होना। विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन अर्हता नहीं कर सकती। लेखानुदान इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित करा जाता है। इसमें सामान्यतः कुल अनुमान के 1/6 भाग बराबर 2 मांग के व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है। वित्त विधेयक का पारित होना। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी स्वरूप देता है। अन्य अनुदान। अनुपूरक अनुदान इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग विधेयक अधिनियम को प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाती है। तो अतिरिक्त अनुदान यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो। अधिक अनुदान निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है तो वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान होता है। लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। प्रत्यानुदान जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो इस प्रकार की अनुदान मांग रखी जाती है। यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। अपवादानुदान इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता। सांकेतिक अनुदान यह अनुदान तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अलावा सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है तथा उस पर मतदान होता है। फिर भी धन की व्यवस्था की जाती है। यह किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती। निधियां भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। भारत का लोक लेखा अनुच्छेद 266 में है। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में है। भारत की संचित निधि यह एक ऐसी निधि है जिसमें वे सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष, विधेयकों, ऋणों एवं अर्थोपाय अग्रिमों को जारी किए गए सभी प्रकार के ऋण। भारत का लोक लेखा इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल होते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि संविधान संसद को भारत की आकस्मिकता निधि के गठन की अनुमति देता है। संविधान देता है। इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती हैं। संसद द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि विनियम 1950 से शुरू हुआ। निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका। वित्तीय शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, निर्वाचक शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ।
विधायी शक्ति एवं कार्य। संघ सूची के विषयों पर 99 विषय हैं। समवर्ती सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 61 विषय विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पारित करे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब 2 या 2 से अधिक राज्य से ऐसा संयुक्त अनुरोध करें, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि एवं समझौते के तहत ऐसा करना जरूरी हो जाए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को संसद द्वारा 6 सप्ताहों के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अध्यादेश को संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तो वह निष्प्रभावी हो जाता है। संसद विधियों का खाका तैयार करती है और मूल विधि के ढांचे में ही विस्तृत नियम व विनियम बनाने के लिए कार्यपालिका को प्राधिकृत करती है। इसे प्रत्यायोजित विधान या कार्यपालिका विधान या अधीनस्थ विधान कहा जाता है। ऐसे नियमों और विनियमों को जांच के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। कार्यकारी शक्तियाँ एवं कार्य। सामान्यतः मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे, जबकि लोकसभा के प्रति विशेष रूप से। मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है। लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती है। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास न कर, धन विधेयक को अस्वीकार कर, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास कर, आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हराकर कटौती प्रस्ताव पास कर। वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चे को भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण रखती है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति होती है। बजटीय नियंत्रण, जो कि बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में होता है। उत्तर बजटीय नियंत्रण, जो अनुदान मांगों को स्वीकृति दी जाने के पश्चात 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यदि मंजूर किया गया धन वर्ष के अंत तक व्यय नहीं होता तो शेष धन का ह्रास हो जाता है तथा भारत की संचित निधि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को ह्रास का सिद्धांत बोलते हैं। हालांकि इस सिद्धांत के कारण वित्त वर्ष के अंत में व्यय का बाहरी कार्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे मार्च रस बोलते हैं। संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य। हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरुआत पूर्णतः संसद पर निर्भर करती है, न कि राज्य विधानमंडलों पर। कोई भी राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है कि अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए। प्रस्ताव के आधार पर संसद संविधान में आवश्यक संशोधन करती है। संसद 3 प्रकार के संशोधन से संशोधन करती है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के साथ। संसद की यह प्रक्रिया असीमित नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे की शर्तानुसार है। संसद संविधान के मूल ढांचे के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को संशोधित कर सकती है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय केशवानंद भारती मामले 1973 और मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में दिया गया था। न्यायिक शक्ति एवं कार्य। संवैधानिक उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है। यह उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। ये उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को हटाने का प्रस्ताव पारित राष्ट्रपति से कर सकती है। वे अपने सदस्यों और बाहरी लोगों को इसकी अवमानना, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती है। निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य। उपराष्ट्रपति को चुनती है वो, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का चयन करती है। वह संसद सदस्यों के दोनों सदनों में राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। यह देश में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। यह तीनों तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त की संस्तुति करती है। ये संबंधित राज्य विधानसभा की स्वीकृति से विधान परिषद की समाप्ति या उसका गठन कर सकती है। यह राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के गठन एवं न्यायाधीशों को नियंत्रित करती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच समान न्यायालय की स्थापना करती है। संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। तो संसद का आकार काफ़ी बड़ा है तथा इस पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन होता है। कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, फलतः उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच में करती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम जैसी हो जाती है। गिलोटिन के बढ़ते हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। प्रत्यायोजित विधान की अभिवृद्धि से
विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति का कम एवं कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के नियंत्रण में संसद की विधि बनाने की शक्ति कम हो जाती है। संसदीय नियंत्रण सामान्यतः ढीला, साधारण एवं अधिकांशतः प्रकृति में राजनीतिक होता है। संसद में सशक्त एवं स्थिर विपक्ष के अभाव एवं संसदीय व्यवहार एवं मर्यादाओं के अभाव में देश के प्रशासन पर नियंत्रण ढीला ढाला हो जाता है। लोकसभा के साथ समान स्थिति। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं लोकसभा के समान होती हैं। तो सामान्य विधेयकों का पुरस्तापन एवं उनको पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुरस्तापन एवं उनको पारित करना, वित्तीय विधेयकों का पुरस्तापन करना जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है। राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति, राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन, संवैधानिक आयोग जैसे कि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना, उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार करना। लोकसभा के साथ असमान स्थिति। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित करे जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। उससे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिनों के भीतर ही लोकसभा में लौटाना होता है। वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है, इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में शक्तियाँ समान हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा ज़्यादा संख्या से जीतती है, सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा में द्वारा ही पारित करा जा सकता है, राज्यसभा द्वारा नहीं। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्योंकि लोकसभा हटा सकती है, लेकिन राज्यसभा सरकार की नीति एवं कार्यों पर चर्चा एवं आलोचना कर सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। संसद को राज्य सूची जो अनुच्छेद 249 में है विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, जो अनुच्छेद 312 में है। वित्तीय मामले एवं मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामले राज्यपाल की शक्तियाँ एवं लोकसभा के समान बराबर ही हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई भी संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में, अनुच्छेद 67 कहता है। यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हित की रक्षा करते हुए संघीय संतुलन को बरकरार रखती है। संसदीय विशेषाधिकार अर्थ। संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, उन्मुक्ति और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के दोनों सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलने या हिस्सा लेने, इनमें से महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं है, जो कि संसद का एक अंतरंग भाग भी है। वर्गीकरण 2 वर्गों में बांटा जा सकता है इनको। वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार, यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक भी कर सकती है। यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। ये सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है। सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी कर सकती है। यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर को रिकॉर्ड करने के लिए आदेश दे सकती है। न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए अपने निषेधित है। सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति सदन का बाहरी व्यक्ति संसद बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्यवाही सिविल या आपराधिक की जा सकती है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार,
तो उन्हें संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई के चलने से 40 दिन पूर्व या बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है, आपराधिक या प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं है। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद ऐसी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त होते हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। विशेषाधिकारों का हनन एवं सदन की अवमानना, यह सदन द्वारा दंडनीय है। किसी भी तरह का कृत्य या चूक जो सदन इसके सदस्यों या अधिकारियों के कार्य संपादन में बाधा डाले, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा, शक्ति या सम्मान के विपरीत परिणाम दे, सदन की अवमान माना जाएगा। तथापि सदन की अवमानना के अर्थ का व्यापक प्रभाव है। विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। उदाहरण के लिए, सदन के विधायी आदेश को न मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। विशेषाधिकार के स्रोत तो मूल रूप में संविधान अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकारों बताए गए हैं। यह है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता एवं इसकी कार्यवाहियों के लिए प्रकाशन का अधिकार। संशोधन सिर्फ मौखिक रूप से होता है। यह उल्लेखनीय है कि संसद ने अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष विधि नहीं बनाई है। वे 5 स्रोतों पर आधारित है: संवैधानिक उपबंध, संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियाँ, दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपरा और न्यायिक व्यवस्था। संसद की संप्रभुता। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। इसके प्रभाव एवं न्याय क्षेत्र पर वहाँ कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती, जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता। इसके प्रभाव व न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध है जो कि भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं। संविधान की लिखित प्रकृति, सरकार की संघीय व्यवस्था। अतः संसद की विधि पर निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर सीमित है, लेकिन इस शक्ति को राज्य सूची में विस्तारित नहीं किया जा सकता, सिवाय 5 असाधारण परिस्थितियों के लिए। दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार की एकात्मक व्यवस्था है। इस तरह सारी शक्ति केंद्र में पास होती है। ब्रिटिश न्यायालय संसदीय विधि को बिना उसकी संवैधानिक वैधता या उचित कारण जाने विशेष मामलों में लागू कर सकता है। मूल अधिकार। दूसरी तरफ ब्रिटेन के संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों की कोई अलग संहिता नहीं है। ब्रिटिश संसद में इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनता जो नागरिकों के मूल अधिकारों पर हो, लेकिन ब्रिटेन में विधि का नियम होने के कारण अधिकतम स्वतंत्रता है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की संप्रभु इकाई होने के अर्थ में एक संप्रभु इकाई नहीं है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद का प्राधिकार परिभाषित, सीमित एवं प्रतिबंधित है। भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका के समान है। सरकार की संघीय व्यवस्था न्यायिक समीक्षा तथा अधिकार के विधेयकों पर प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संगठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का संगठन। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 88 सदनों के प्रत्येक मंत्री के अटॉर्नी जनरल के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा में उपसभापति पद की रिक्ति। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान। अनुच्छेद 101 सीटों की रिक्ति। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराना। अनुच्छेद 106 सदस्यों के बीच वेतन भत्ते। अनुच्छेद 110 मुद्रा विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयक की स्वीकृति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 विनियोजन विधेयक। अनुच्छेद 115 पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया संबंधी नियम। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।